हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपका इस चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत करता हूं, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनना है और उन प्रश्नों पर मनन करना है ताकि परीक्षा हाल में बैठें तो आपके नज़रों से कोई क्वेश्चन बचकर जाने न पाए। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आया है। लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप मानने वाला विचारक कौन है? लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप से मानने वाला विचारक कौन है? तो आपका उत्तर सही होगा प्लेटो। प्लेटो लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप मानता था। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। मानव के विकास का श्रेष्ठतम शासन विकल्प है। मानव के विकास का श्रेष्ठतम शासन विकल्प है, तो आपका उत्तर सही होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में ही मानव का सर्वश्रेष्ठतम विकास संभव हो सकता है। वही निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से लिए हुए कहे जाते हैं जिनमें निम्नलिखित गुण हों: विचार विनिमय, जन सहभागिता, बहुमतता। आपका उत्तर सही होगा उपयुक्त तीनों, जिसमें विचार विनिमय भी हो, जन सहभागिता भी हो, बहुमतता भी हो, वही लोकतांत्रिक ढंग से लिया हुआ कहा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। लोकतांत्रिक ढंग से लिए गए निर्णयों का आधार क्या है? प्रश्न है आपका, लोकतांत्रिक ढंग से लिए गए निर्णयों का आधार क्या है? तो हम आपको बता देते हैं, खुला विचार विनिमय। खुला विचार विनिमय लोकतांत्रिक ढंग से लिए गए निर्णय का आधार है। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया का लक्षण क्या है? विचार विमर्श, समझाना बुझाना, वाद विवाद, उपयुक्त तीनों। तो लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया का लक्षण उपयुक्त सभी है। आपका ऑप्शन सही होगा द उपयुक्त तीनों। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। लोकतंत्र में जन सहभागिता के उपकरण हैं। लोकतंत्र में जन सहभागिता के उपकरण हैं। नियतकालिक चुनाव हो, सही है, नियतकालिक चुनाव होना चाहिए, वाद विवाद होनी चाहिए, वयस्क मताधिकार होना चाहिए। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उपयुक्त तीनों। लोकतंत्र में जन सहभागिता का उपकरण है नियतकालिक चुनाव, वाद विवाद, वयस्क मताधिकार, उपयुक्त तीनों। आपका ऑप्शन उपयुक्त तीनों सही होगा। लोक निर्णय प्रक्रिया की यह आवश्यक शर्त है कि हर स्तर पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएं, सर्वसम्मत से नहीं, संपूर्ण समाज की सहमत से लिए जाए नहीं, उपयुक्त तीनों के आधार पर लिए जाए नहीं, बहुमत के आधार पर लिए जाएं। लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की यह आवश्यक शर्त है कि हर स्तर पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएं। सर्वसम्मत तो बहुत कम मामलों में बन पाती है, तो लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। निर्णय प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? मताधिकार की पूर्ण समानता आवश्यक है। एकल दल व्यवस्था नहीं, गलत। निर्वाचित होने की पूर्ण स्वतंत्रता सही है। प्रतिनिधित्व की अधिकतम समरूपता सही है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर ब सही होगा, एक दल व्यवस्था। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। विचार विमर्श, वाद विवाद, सामंजस्य और लेन देन की प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है? विचार विमर्श,
वाद विवाद सामंजस्य लेन देन की प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो हम आपको बताते हैं, इसका दूसरा नाम ही लोकतंत्र है। आपका सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन सा सही होगा, लोकतंत्र। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह अनिवार्य है कि निर्णय आपसी विचार विमर्श, जन सहभागिता और बहुमत के आधार पर लिए जाएं। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, बहुमत के आधार पर लिए जाएं, सर्वसम्मत से लिए जाएं, उपयुक्त से थोपे जाएं। नहीं, बहुमत के आधार पर लिए जा सकते हैं, पर उससे भी अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है, आपसी विचार विमर्श, जन सहभागिता और बहुमत के आधार पर लिए जाएं, तो आपका ऑप्शन आ सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत से तात्पर्य है। प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत से तात्पर्य है वयस्क मताधिकार, नियतकालिक चुनाव, मताधिकार की समानता, बहुमत के आधार पर निर्णय। तब प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत से तात्पर्य है कि नियतकालिक चुनाव हों, तो आपका उत्तर सही होगा नियतकालिक चुनाव। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। लोकतंत्र के जीवन रक्षक डोर है। लोकतंत्र के जीवन रक्षक डोर है वयस्क मताधिकार। हाँ, मान सकते हैं। जनता के सामने प्रतियोगी पसंदों के अनेक विकल्प, ये भी सही है। मताधिकार की पूर्ण समानता, ये भी सही है। पर लोकतंत्र की जीवन रक्षक डोर स्वतंत्र और नियतकालिक चुनाव व्यवस्था है। आपका उत्तर सा सही होगा, लोकतंत्र व नियतकालिक चुनाव व्यवस्था। संवैधानिक सरकार का लक्षण नहीं है। संवैधानिक सरकार का लक्षण नहीं है। संविधान पर आधारित शासन, ये लक्षण है। संविधान द्वारा सीमित और नियंत्रित सरकार, ये भी लक्षण है। स्वेच्छाचारिता के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप संचालित सरकार, ये भी सही है। राज्य में संविधान का होना गलत, यही गलत। राज्य में संविधान का होना, यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। संवैधानिक सरकार का लक्षण नहीं है और राज्य में संविधान का होना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। लोकतंत्र में प्रतियोगी राजनीति का आवश्यक लक्षण नहीं है। नियतकालिक चुनाव, ये लक्षण है। दो या दो दलों से अधिक का होना, ये भी लक्षण है। राजनीतिक गतिविधियों में पूर्ण स्वतंत्रता, ये भी है। पर राज्य में संविधान का होना या ना होना, ये लक्षण नहीं है। तो आपका उत्तर दा ही सही होगा। लोकतंत्र में प्रतियोगी राजनीति का आवश्यक लक्षण नहीं है, राज्य में संविधान का होना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। साम्यवादी राज्यों में निम्नलिखित में से किसको नहीं देखा जाता है? साम्यवादी राज्यों में निम्नलिखित में से किसको नहीं देखा जा सकता है? प्रतिनिधि सरकार, उत्तरदायी सरकार, संवैधानिक सरकार। प्रतिनिधि सरकार भी हो सकती है, उत्तरदायी सरकार भी हो सकती है, संवैधानिक सरकार भी हो सकती है, पर प्रतियोगी सरकार नहीं देखा जा, प्रतियोगी राजनीति नहीं देखा जा सकता। तो आप यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र में मुख्य अंतर क्या है? लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र में मुख्य अंतर है संविधान के आधार पर, राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर, मूल्यों के आधार पर, नेतृत्व के आधार पर। तो हम आपको बता दें, लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र में मुख्य अंतर है
मूल्यों के आधार पर। आपका ऑप्शन सही होगा, मूल्यों के आधार पर। लोकतांत्रिक समाज के निम्नलिखित मूल्य हैं। लोकतांत्रिक समाज के निम्नलिखित मूल्य हैं: समानता, विधि का शासन, न्याय। तीनों हैं, तो आपका ऑप्शन सही होगा उपयुक्त तीनों। लोकतांत्रिक समाज के निम्नलिखित मूल्य हैं उपयुक्त तीनों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र के पश्चिमी दृष्टिकोण में राजनीतिक लोकतंत्र को प्रधानता दी जाती है, आर्थिक लोकतंत्र को प्रधानता दी जाती है, आर्थिक न्याय को प्रधानता दी जाती है। उपयुक्त में से किसी को भी प्रधानता नहीं दी जाती है। लोकतंत्र के पश्चिमी दृष्टिकोण में राजनीतिक लोकतंत्र को प्रधानता दी जाती है। आपका उत्तर आ सही होगा, ऑप्शन आ सही होगा। राजनीतिक लोकतंत्र को प्रधानता दी जाती है। उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं। नीति निर्माताओं के निर्वाचन में जन सहभागिता ये लक्षण है। मताधिकार की पूर्ण समानता ये भी होना चाहिए। दो या दो से अधिक समूहों में पसंद के विकल्प ये भी सही है। प्रतिबद्ध नौकरशाही यही गलत है। प्रतिबद्ध नौकरशाही नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर सही होगा प्रतिबद्ध नौकरशाही। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र का दूसरा नाम है। ऑप्शन पे ध्यान देंगे। पूंजीवादी लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र, साम्यवादी लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र। लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र का दूसरा नाम ये है अहस्तक्षेप लोकतंत्र, अर्थात स्वेच्छापूर्ण छोड़ दीजिए, अर्थात पूंजीवादी लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र का दूसरा नाम है पूंजीवादी लोकतंत्र। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है एक से अधिक राजनीतिक दल, ये लक्षण है भाई। उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, इसमें आपसे पूछ रहा है एक से अधिक राजनीतिक दल। उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण है एक सुस्पष्ट विचारधारा। एक सुस्पष्ट विचारधारा, कोई जरूरी नहीं कि अस्पष्ट विचारधारा हो, ये गलत है। सत्ता के लिए खुली प्रतियोगिता ये होनी चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। तो उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है एक सुस्पष्ट विचारधारा। यही आपका उत्तर सही होगा। देखिए उदार लोकतंत्र से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उदार लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो उदार लोकतंत्र का दूसरा नाम पूंजीवादी लोकतंत्र। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, तो एक सुस्पष्ट विचारधारा नहीं है, यही आपका उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, फिर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के बीच शेयर करके बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस चैनल का लाभ उठाएं, इस सेशन का लाभ उठाएं। आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो हम डालेंगे, बस आप मुझे मोटिवेट करते रहें। हम आपके लिए मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए डालते रहेंगे। बारीक से बारीक क्वेश्चनों पर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि परीक्षा हाल में आपका कोई भी प्रश्न आपकी नज़रों से बचने न पाए। चलिए प्रश्न नंबर 22 का है। उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। भाई एक से अधिक राजनीतिक दल होगा तभी काम बनेगा। दबाव तथा हित समूहों को कार्य करने का अवसर ये भी होना चाहिए। चुनाव या नियुक्तियां अपेक्षाकृत खुले रूप में हो, ये भी होना चाहिए। जनसंपर्क माध्यमों पर सरकार का एकाधिकार
यही गलत है, नहीं होना चाहिए। उदार लोकतंत्र में ये लक्षण नहीं होना चाहिए। ये तो राजतंत्र में होता है, निरंकुश तंत्र में होता है। तो आपका उत्तर द सही होगा। जनसंपर्क माध्यमों पर सरकार का एकाधिकार। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। उदार लोकतंत्र के लक्षण हैं। अब लो भैया, ये भी क्वेश्चन आ गया। अब तक पूछ रहा था उदार लोकतंत्र के लक्षण नहीं हैं, अभी पूछ रहा उदार लोकतंत्र के लक्षण हैं कौन कौन से। तो हम आपको बता देते हैं। उदार लोकतंत्र में विचार विमर्श द्वारा शासन होता है, बहुमत का शासन होता है, संवैधानिक सरकार होती है। अर्थात आपका उत्तर द सही होगा। उपयुक्त तीनों, उदार लोकतंत्र में तीनों बातों का होना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। अब देखो भैया, आपको बता दिया आपने पहले ही कि एक से बारीक क्वेश्चनों पे हम आपका मतलब सपोर्ट करेंगे, आपको बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में अवगत कराएंगे। आप जो भी हम टॉपिक उठाएंगे उससे कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने नहीं पाएगा। आप तक उस क्वेश्चन को हम ऐसा आपके दिमाग में रख देंगे कि परीक्षा हाल में वो क्वेश्चन हूबहू आपको मिलेंगे। बस आप चैनल को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। कहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है या कोई आपकी उत्सुकता है तो कमेंट करें, उस कमेंट को हम पढ़ेंगे और अगले वीडियो में आपके उस प्रश्न का, आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, उसका उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 24। उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए भाई। फिर है राजनीतिक समानता, ये भी होना चाहिए। फिर है प्रतिबद्ध न्यायपालिका, नहीं, यही गलत है। उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, सामाजिक और आर्थिक न्याय है। तो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये सही है। पर अगर यही इसी क्वेश्चन में पलट दिया जाए उदार लोकतंत्र का लक्षण है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उदार लोकतंत्र के मूल्य हैं। प्रश्न नंबर 25। उदार लोकतंत्र के मूल हैं लोक कल्याण, सामाजिक आर्थिक न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उपयुक्त तीनों। तो अभी ऊपर के प्रश्न में मैंने आपको बताया, लोक कल्याण की भावना हो, सामाजिक आर्थिक न्याय हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, अर्थात उपयुक्त तीनों बातों का होना जरूरी है। हम अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उदार लोकतंत्र का संस्थागत आधार नहीं है। उदार लोकतंत्र का संस्थागत आधार नहीं है। एक से अधिक प्रतियोगी राजनीतिक दल, उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व, सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र व नियतकालिक चुनाव। उदार लोकतंत्र का संस्थागत आधार नहीं है। उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व, यही आधार नहीं है। बाकी तीनों आधार हैं। एक से अधिक प्रतियोगी राजनीतिक दल, सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र व नियतकालिक चुनाव, ये तीनों हैं। आपका 26वें प्रश्न का उत्तर होगा उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आपको उदारवादी लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं। इसमें से हम 2 वीडियो डालेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पावे। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो उसको कमेंट करेंगे। हम आपका सुझाव को अगले वीडियो में, आपके प्रश्न का उत्तर, आपकी जिज्ञासा क्या है उसके बारे में अगले वीडियो में हम रखेंगे। बस आप वीडियो को सच्चे मन से शेयर करते रहिए ताकि आपके दोस्त भी
इस सेशन का लाभ उठा सकें। और उनसे कहिए कि इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। हम अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब आर्थिक शक्ति संपूर्ण समाज में निहित हो, जिससे राजनीतिक शक्ति भी पूर्ण समाज में निहित हो जाए। अब देखिए भाई, प्रश्न नंबर 27 को देखिए। सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब आर्थिक शक्ति संपूर्ण समाज में निहित हो जाए, जिससे राजनीतिक शक्ति भी पूर्ण समाज में निहित हो जाए। देखिए, इस प्रश्न से आपको ये झलकता है कि साम्यवादियों का ये कथन हो सकता है, तो आपका उत्तर भी अब आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा साम्यवादी लोकतंत्र। सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब आर्थिक शक्ति संपूर्ण समाज में निहित हो, जिससे राजनीतिक शक्ति भी पूर्ण समाज में निहित हो जाए। ये वक्तव्य साम्यवादी लोकतंत्र से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। साम्यवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। साम्यवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है संपत्ति का समान वितरण है। साम्यवादी चाहते हैं संपत्ति का समान वितरण हो, यही एक ही सुस्पष्ट विचारधारा हो, ये भी सही है। बहुमत के आधार पर निर्णय हो, ये उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण है, साम्यवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। न्यायपालिका पर सरकार का कठोर नियंत्रण हो, ये साम्यवादी लोकतंत्र का आधार है। तो आपको पूछा गया है साम्यवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, तो बहुमत के आधार पर निर्णय व्यवस्था, यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि ये उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण है। उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उदारवादी लोकतंत्र व साम्यवादी लोकतंत्र के बीच का मार्ग क्या है? उदारवादी लोकतंत्र और साम्यवादी लोकतंत्र के बीच का मार्ग पश्चिमी लोकतंत्र, नहीं, गलत। विकासशील देशों में लोकतंत्र, गलत। एशिया और अफ्रीका में लोकतंत्र, गलत। समाजवादी लोकतंत्र, यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। उदारवादी लोकतंत्र व साम्यवादी लोकतंत्र के बीच का मार्ग है समाजवादी लोकतंत्र। आपका विकल्प द सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। जो राज्य उदारवादी या साम्यवादी लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो राज्य उदारवादी या साम्यवादी लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे समाजवादी लोकतंत्र के नाम से कहे जाने जाते हैं। ये कथन सर्वमान्य है? नहीं, मान्य नहीं हो सकता है। ये लोकतंत्र के नाम से जाने जाते हैं, मान्य नहीं हो सकता है। यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा, मान्य हो सकता है नहीं। सर्वमान्य है, गलत। सर्वमान्य नहीं है। मान्य हो सकता है, नहीं। सर्वथा सही है, नहीं। मान्य नहीं हो सकता, आपका विकल्प बी सही है, मान्य नहीं हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इन राज्यों में समानता के राजनीतिक पहलू के साथ ही साथ इन राज्यों में समानता के राजनीतिक पहलू के साथ समानता का आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रतियोगी राजनीति की छूट तब तक रहती है जब तक कि यह आर्थिक विकास के प्रयत्नों व आर्थिक न्याय की व्यवस्था में बाधक नहीं बने। ये वक्तव्य निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करता है?
प्रश्न नंबर 31 का उत्तर देखिए। ये पूंजीवादी देशों में लोकतंत्र गलत, साम्यवादी देशों में लोकतंत्र गलत, विकासशील देशों में लोकतंत्र, यही आपका ऑप्शन सही होगा। इनमें से किसी भी और नहीं, ये गलत। विकासशील देशों में लोकतंत्र, ये ऑप्शन ही आपका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य नहीं है सरकार व नागरिकों की गतिविधियों का विधि के अनुसार संचालन। ये तो भाई अनिवार्य है। आपसी मतभेद, विचार विमर्श और वाद विवाद से दूर किए जाएं, ये भी सही है। प्रतियोगिता, नियुक्तियों तथा विरोध के लिए एक ही दल, एकमात्र संस्था का आधार प्रस्तुत करें, ये तो भाई गलत है आपका। यही उत्तर आपका सही होगा। मतभेदों को तथ्यों व तर्क की कसौटी पर चुने जाएं। तो आपको पूछ रहा है, ऊपर देखिए क्वेश्चन, कि लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य नहीं है, तो उत्तर सही होगा प्रतियोगिता, नियुक्तियों तथा विरोध के लिए एक ही दल, एकमात्र संस्था का आधार प्रस्तुत करें, यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है रहन सहन का अपेक्षाकृत उच्च स्तर, स्वतंत्र व बहुल समाज, उपयुक्त मात्रा में सामाजिक व आर्थिक समानता। ये देखने से लगता है कि आपके तीनों विकल्प सही हैं, तो आपका उत्तर होगा द। उपयुक्त तीनों लोकतंत्र की सफलता के लिए सभी आवश्यक हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं आ पाया है, हम आपको अगले वीडियो में इसको डालेंगे। 35वें क्वेश्चन पे आ जाइए। इंडोनेशिया में सुकर्ण के तानाशाही शासन को कहा जाता था। अब भैया आ जाइए इधर। इंडोनेशिया में सुकर्ण के तानाशाही शासन को कहा जाता था मार्ग निर्देशित लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र, बुनियादी लोकतंत्र, पूंजीवादी लोकतंत्र। अब इनके शासन को कहा जाता था, हम आपको बता देते हैं, मार्ग निर्देशित लोकतंत्र। इंडोनेशिया के में सुकर्ण के तानाशाही शासन को कहा जाता था मार्ग निर्देशित लोकतंत्र। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। आपका इसमें ये परिभाषा किस विद्वान की है? आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। ये परिभाषा किसकी है? तो हम आपको बताते हैं, ये परिभाषा शीले महोदय की है। आपका उत्तर बात सही होगा। शीले महोदय ने कहा था लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत हैं। लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत हैं वैयक्तिक स्वतंत्रता, सही है। उदारवाद और सहिष्णुता, ये भी सही है। राज्य का साधन होना, ये भी सही है। तो लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत हैं उपयुक्त तीनों, उपयुक्त सभी। तो आपका लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत हैं, उत्तर सही होगा उपयुक्त तीनों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। प्राचीन यूनान
नगर राज्यों में प्रचलित लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। इनका भौगोलिक क्षेत्र अत्यंत संकुचित था। ये तो सही है भाई। इनमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी, नहीं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। वोट देने का अधिकार केवल स्वतंत्र नागरिकों को था, ये भी सही है। पदों का वितरण लॉटरी पद्धति से होता था, ये भी सही है। तो प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, इनमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी। गलत, इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी। तो यानी इस प्रश्न का उत्तर आपका सही होगा बा, इनमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लॉर्ड ब्राइस द्वारा बतलाया गया लोकतंत्र का प्रधान दोष क्या है? लॉर्ड ब्राइस द्वारा बतलाया गया लोकतंत्र का प्रधान दोष क्या है? लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। नंबर 1, हाँ भाई, इन्होंने कहा था लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। लोकतंत्र में राजनीति एक पेशा बन जाता है। लोकतंत्र में राजनीति एक पेशा बन जाता है, ये भी इन्होंने कहा था। ये लॉर्ड ब्राइस द्वारा बतलाया गया लोकतंत्र का प्रधान दोष पूछ रहा, ये तो दोष ही है, ये भी दोष है। लोकतंत्र में नैतिक पतन होता है। लोकतंत्र में नैतिक पतन होता है, ये भी सही है। लोकतंत्र बहुसंख्यक का अल्पसंख्यकों पर अत्याचारपूर्ण शासन है, ये भी सही है। पर लॉर्ड ब्राइस ने बताया है, लॉर्ड ब्राइस द्वारा बतलाया गया लोकतंत्र का प्रधान दोष क्या है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो लॉर्ड ब्राइस द्वारा बतलाया गया प्रधान दोष है लोकतंत्र में राजनीति एक पेशा बन जाता है। ये लॉर्ड ब्राइस की नज़र में प्रधान दोष है। दोष तो सब है, पर राजनीति एक पेशा बन जाता है, ये लॉर्ड ब्राइस की नज़र में प्रधान दोष है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं करता है कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाएं दोषपूर्ण हैं, किंतु यदि कोई मोटर कार ठीक काम नहीं करती है तो बैलगाड़ी की ओर लौट कर जाना महत मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। तो हम आपको बता देते हैं, ये कहने वाले, ये विचार व्यक्त करने वाले C.D. वंश हैं। C.D. वंश हैं। इन्होंने कहा था कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं करता है कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाएं दोषपूर्ण हैं, किंतु यदि कोई मोटर कार ठीक काम नहीं करती है तो बैलगाड़ी की ओर लौट कर जाना मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। तो आपका ऑप्शन सही होगा C.D. वंश। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक लोकतंत्र मॉडर्न डेमोक्रेसी ग्रंथ का लेखक कौन है? आधुनिक लोकतंत्र या मॉडर्न डेमोक्रेसी ग्रंथ का लेखक कौन है? तो हम आपको बता देते हैं, आधुनिक लोकतंत्र पुस्तक के लेखक हैं लॉर्ड ब्राइस। आपका ऑप्शन द सही होगा, आधुनिक लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी ग्रंथ के लेखक लॉर्ड ब्राइस हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं जनमत संग्रह, लॉबिंग, फिलिबस्टरिंग, गेरिमैंडरिंग। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण में हम आपको बताते हैं जनमत संग्रह है। ये दबाव समूह द्वारा अपनाया जाता है, ये राजनीतिक दलों द्वारा अपनाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण है
जनमत संग्रह। आपका उत्तर होगा जनमत संग्रह। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। मैं ऊपर के प्रश्न में बता चुका हूँ। गैरीमैंड्रिक ये राजनीतिक दल से संबंधित है, शासन सत्ता से संबंधित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण में जनमत संग्रह है, आरंभक है, वापिस बुलाना है, पर गैरीमैंड्रिक नहीं है। ये राजनीतिक दल से संबंधित है, राजनीतिक दल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? देखिए भाई क्वेश्चन आ गया, बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान देना। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, कनाडा में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, चिली में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज भी अपनाया गया है। साथ में आपको हम बता देते हैं नागरिकता से संबंधित एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, तिहरी नागरिकता। एक विश्व का एकमात्र देश ऐसा है जहां तिहरी नागरिकता है, अब वो देश है स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न पे विशेष रूप से ध्यान देना। ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, कभी भी पूछा जा सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। या तिहरी नागरिकता वाला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। चलिए हम इस सेशन का यहीं पे समापन करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और अपने दोस्तों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितना मुझे मोटिवेट करते रहेंगे, हम आपके लिए उतना ही मेहनत करते रहेंगे और आपके सरकारी नौकरी में हमारी जितनी कोशिश हो जाएगी, जितना कोशिश हो सकेगा, जितना मेहनत कर सकते हैं, जितना आप मोटिवेट करते रहेंगे, हम उससे ज़्यादा आपके लिए मेहनत करके अच्छे अच्छे प्रश्न, अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।